मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। हमने पिछले व्याख्यान में आपको गांव का अर्थ परिभाषा एवं विशेषताओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी थी। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है कि भारतीय गाँव एक इकाई के रूप में है, जो अनेक विद्वानों ने गांव को एक इकाई के रूप में बताया है और उसका अध्ययन भी किया है। उन विद्वानों में एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, मैकिम मैरियट, मिल्टन, रेड क्लब, मजुमदार एवं बी.आर. चौहान आदि प्रमुख विद्वान हैं, जिन्होंने भारतीय गांव को एक इकाई के रूप में बताया है और उनका अध्ययन भी किया है, जो इस प्रकार से है। अनेक समाजशास्त्रियों, इतिहासकारों एवं सर्वेक्षणकर्ताओं ने इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भारतीय गांव एक इकाई यानी एक यूनिट है। प्रत्येक गांव लोगों का एक समूह है जो एक निश्चित क्षेत्र भूभाग में बसा हुआ होता है, जो कुछ दूरी पर बसे हुए ऐसे ही समूह से कुछ अपनी भिन्नता अपने आप में रखता है। गांव की पृथकता यहाँ यातायात एवं सड़कों की कमी, अधिकतर लोगों को कृषि पर निर्भरता एवं कृषि व्यवसाय ही प्रमुख उनका जीविकोपार्जन साधन और कृषि के साथ साथ पशुपालन उनका प्रमुख व्यवसाय होता है। समुदाय के लोगों की आर्थिक दृष्टि से पारस्परिक निर्भरता, समुदाय के सामान्य अनुभव एवं परंपराएं, सामुदायिक उत्सव एवं त्योहारों को महत्व आदि कारकों को उपस्थिति गांव की एकता को संभव एवं स्वाभाविक अपने आप में बनाती है। पोस्ट ऑफिस की दृष्टि से भी प्रत्येक गांव की एक इकाई माना गया है, क्योंकि राजस्व एकत्रित करने की दृष्टि से भी सरकारी खातों में एक ही गांव की भौगोलिक सीमा को मान्यता दी गई है। उसी के आधार पर लगान वसूल किया जाता है। धार्मिक दृष्टि से भी प्रत्येक गांव का एक देवता होता है, जिसे सभी गांव के लोग मानते हैं और लोगों का ऐसा विश्वास है कि जब कोई संकट गांव के ऊपर आएगा तो उस समय सारे गांव की रक्षा वो देवता करेगा। प्रत्येक गांव में कुछ ऐसी विषमताएं होती हैं एवं विशेषताएं भी होती हैं, जिनके आधार पर दूसरे गांव वाले उसे पहचानते हैं। जैसे अमुक गांव लड़ाकू है अथवा शांत है, या वहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, या शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं। एवं राजनीतिक दृष्टि से भी एक गांव एक इकाई है, क्योंकि वहाँ प्रशासन सबसे छोटी कड़ी है। ग्राम पंचायत यहाँ प्रशासन एवं विकास के कार्य करती है। इस प्रकार गांव को भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से एक इकाई के रूप में माना गया है। इस ग्रामीण एकता के दर्शन उस समय होते हैं जब गांव में कोई आकस्मिक संकट, महामारी, बाढ़ आदि या कोई प्रकोप आ जाता है, तो वहाँ वैधानिक नियमों का सामूहिक विरोध करना हो या धार्मिक उत्सव या सामुदायिक त्यौहार मनाना हो, तो गांव में डकैती हो रही हो अथवा गांव के बीच कोई संघर्ष हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वे लोग सब एकजुट हो जाते हैं। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर के एक गांव रामपुरा का अध्ययन में पाया कि वहां सामुदायिक एकता का अच्छा उल्लेख देखने को मिला। एम.एन. श्रीनिवास लिखते हैं कि अगर किसी वर्ष मानसून नहीं होता है तो इसका अर्थ है सभी के लिए अनावृष्टि। जब कभी हैजा, मलेरिया, चेचक या प्लेग आदि रोग फैलते हैं तो सारा गांव एकता में बन जाता है। पूरा गांव स्थान छोड़कर दूसरी जगह रहने को चला जाता है। एम.एन. श्रीनिवास ने अध्ययन में पाया कि जो वर्तमान में उन्होंने जिस गांव का अध्ययन किया, रामपुरा गांव को उस समय अध्ययन किया, उस समय उस गांव को बसे हुए रामपुरा गांव को 70 वर्ष हो गए थे। पुराना गांव दूसरे स्थान पर था। मलेरिया के प्रकोप से बचने के लिए भागकर लोग नए स्थान पर आकर के बस गए थे। देवता को प्रसन्न करने के लिए गांव के लोग मिलकर पूजा आराधना करते हैं। बीमारी को सांस्कृतिक रूप में गांव के बाहर फेंक आते हैं। गांव की सीमा का भौगोलिक ही नहीं, सांस्कृतिक महत्व भी है। रामपुरा गांव की भांति ही प्रोफेसर बी.आर. चौहान, जो राजस्थान के राणावत सादड़ी का उन्होंने अध्ययन किया। प्रोफेसर बी.आर. चौहान एक भारत के प्रमुख जाने माने समाजशास्त्री हैं और वह राजस्थान के उदयपुर में लंबे समय तक उनका निवास स्थान रहा है। प्रोफेसर ब्रजराज सिंह चौहान ने राजस्थान के गांव राणावतों के सादड़ी में अकाल एवं प्लेग के समय ग्रामवासियों द्वारा प्रकट की गई एकता का अध्ययन किया था और उसका उल्लेख भी बताया है। गांव की सांस्कृतिक एकता का को एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1948 में रामपुरा में जब सूखा पड़ा था तो जिससे गर्मी से फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ा और गांव वालों की मान्यता थी कि उन्हें ईश्वर ने ये दंड दिया है। एक अन्य मान्यता ये भी थी कि कोढ़ी व्यक्ति को मृत्यु हो जाने पर यदि उसे जलाने या नदी में फेंकने के स्थान पर यदि उसको गाड़ दिया जाए तो धरती में गाड़ने से धरती माता अपवित्र हो जाती है और रुष्ट होकर प्राकृतिक विपदाएं आने लग जाती हैं। रामपुरा में उसी समय एक घटना घटी। सरकार ने रामपुरा गांव के तालाब की मछलियों को नीलाम करने की बात कही। जब गांव वालों ने इस बात का
पता चला तो उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि सरकार का ऐसा करने का क्या हक है, ये तो गांव वालों का अधिकारों का अतिक्रमण है। अतः नीलाम के समय वहां पर गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा था, जो गांव की एकता को प्रकट करता है। रामपुरा गांव की एकता उस समय भी देखी जा सकती है जब वे अपने को दूसरे गांव से या गांव वालों से भिन्न समझते हैं। रामपुरा के लोग अपने पास के गांव बिहाली से परिष्कृत मानते हैं। वो ये भी मानते हैं कि केरे गांव के लोग रामपुरा को पिछड़ा हुआ और अपने को विकसित मानते हैं। एक गांव का सदस्य होना उस व्यक्ति के लिए अपने आप में गौरव की बात मानी जाती है। जब दो गांवों के बीच संघर्ष होने की स्थिति में ग्राम में एकता देखी जा सकती है। जब दो गांवों के बीच झगड़ा होता है तो गांव के सभी जातियों के लोग एक होकर मुकाबला करते हैं, किंतु ब्राह्मणों की पिटाई तब तक नहीं की जा सकती क्योंकि वो स्वयं से संबंधित न हो, क्योंकि गांव में ब्राह्मणों को लोग उच्च मानते हैं और उनका आदर सम्मान भी करते हैं। गांव की एकता बनाए रखने में प्रभु जाति, जिसको हम डोमिनेट कास्ट कहते हैं, उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। प्रभु जाति वह जाति कहलाती है जो जनसंख्या, सामाजिक स्थिति, आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से सत्ता संपन्न होती है तथा उनका पूरे गांव में रतबा होता है, उसके चलती है और उनका बहुमत अधिकतर पाया जाता है। वह समुदाय की व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न भी करती है तथा दूसरी जातियों की परंपराओं का सम्मान भी करती है। समुदाय के अन्य जातियों प्रभु जाति के पास अपने विवादों को निपटाने के लिए कई बार लोग अपना विवाद भी लेकर के आते हैं और प्रभु जाति उनका न्याय प्रदान भी करती है। विभिन्न जातियां जजमानी प्रथा द्वारा एक दूसरे की सेवा करती हैं और गांव को आत्मनिर्भर बनाने की भी कोशिश करती हैं। इस दृष्टि से गांव को एकता वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। उसके बावजूद भी अनेक विद्वानों ने गांव को एक इकाई के रूप में या गांव एक इकाई के रूप में है उसकी आलोचना की है। उसमें कुछ समाजशास्त्री हैं, कुछ विद्वान हैं, उन्होंने बताया है कि एक गांव में अनेक जातियां निवास करती हैं। एक गांव में रहने वाली जाति दूसरे गांव में रहने वाली अपनी जाति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। खान पान तथा विवाह के द्वारा वे परस्पर जुड़ी हुई हैं तथा विभिन्न गांव में बसने वाली एक ही जाति गांव की एकता को नष्ट कर देती है तथा गांव एकता के स्थान पर जाति एकता को अधिक महत्व देता है। यह जातीय झगड़े गांव में बसे अपने ही जाति के वयोवृद्ध लोगों के द्वारा आपस में निपटा दिए जाते हैं। गांव के बीच प्राचीन समय से जो यातायात और संचार के साधनों का अभाव था, फिर भी इन पड़ोसी गांवों के बीच घनिष्ठ आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक संबंध पाए जाते थे। इनके पास एकता के स्थान पर अनेक ग्रामों की एकता पाई जाती थी और सभी पड़ोसी गांव परस्पर एक दूसरे पर आश्रित भी हुआ करते थे। हम आपको अगले व्याख्यान में गांव एक जीवन निधि एक अवधारणा है उसके बारे में आपको बताएंगे, जो डॉक्टर DN मजूमदार ने उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। हम आपको अगले व्याख्यान में बताएंगे। धन्यवाद। थैंक्स।